हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आप लोगों के सामने फिर से आपके यूट्यूब चैनल RGVITI में आपका स्वागत करता। हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं वो है RGVITI। ठीक है, हम लोग एनटीटी, डीएलएड, सीटेट, बीएड इन सब चीज़ों से संबंधित तथ्यों के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। स्पेशली एनटीटी के कोर्सेज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या है कि आज का हमारा जो क्लास होने वाला है वो है, हम लोग का अभी जो क्लास चल रहा है, पिछले क्लास में हमने पेपर थर्ड स्टार्ट किया था और पेपर थर्ड जो है हमारा वो है, पेपर थर्ड क्या था हम लोग का, अगर आप लोगों को अगर पिछले क्लास के बारे में अगर याद हो तो बता सकते हैं आप लोग। पेपर थर्ड था हमारा विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन, ठीक है, हम लोग स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। अब क्या है, पिछले जो वीडियो था जो लोग नहीं देखे हैं उनको अब तो भाई अभी क्या है कि विद्यालय संगठन क्या है ये बात समझने में टाइम लगेगा या समझ में नहीं आएगा। तो जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो पिछले वीडियो को जाकर जरूर देखें। विद्यालय संगठन के बारे में, संगठन के बारे में खासकर हमने बताया है, तो उसको समझने का प्रयास करें, उसके बाद ही ये आज का वीडियो उनके लिए तार्किक होगा, लॉजिकल हो पाएगा। तो चलिए आज हम लोग विद्यालय संगठन के अंदर क्या है कि प्रधानाध्यापक के विषय में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या प्रधानाध्यापक क्या है, कैसे है, उसका क्या कार्य है, उसके किस तरीके से उसके बिहेव होने चाहिए अपने स्टाफ के साथ, इन सब चीजों के ऊपर आज हम देखने वाले। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, मान के चलिए प्रधानाध्यापक। विद्यालय के अंदर क्या होता है कि प्रधानाध्यापक होते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रधान कई जगह पे प्रधानाचार्य भी कहे जाते हैं, प्रिंसिपल या हेडमास्टर। ठीक है, तो इनके विषय में आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है भाई, इनका क्या रोल होता है स्कूल के ऑर्गेनाइजेशंस में, स्कूल को ऑर्गेनाइज करने में, बेहतर तरीके से उनको सुचारू रूप से चलाने में। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग इनके कुछ, तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो हेडिंग बनाते हैं और देखते हैं क्या प्रधानाध्यापक के कुछ प्रमुख कर्तव्य है ना। प्रधानाध्यापक के प्रमुख कर्तव्य क्या है, इनके कर्तव्य। पहला जो इनका जो मेन जो ड्यूटीज है, ये कर्तव्य का अर्थ यहाँ पे ड्यूटीज है, कर्तव्य अर्थात ड्यूटीज है ना। तो इनका जो सबसे पहला जो कर्तव्य है, इनका जो ड्यूटी है, पहला ड्यूटी वो क्या है कि संगठन। ठीक है, संगठन ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर रखना इनका कार्य होता है। विद्यालय में जो भी संगठन है, चाहे वो टीचर, स्टाफ, हर किसी का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या है, उसको बनाए रखना इनका कार्य होगा। अगर संगठन नहीं होगा तो भाई किसी भी चीज के लक्ष्य के, है ना, विद्यालय जाते किस लिए है, संगठन का निर्माण होता किस लिए, किसी एम को अचीव करने के लिए। तो एम अचीव नहीं किया जा सकता जब तक किस संगठन को सही ढंग से उनको नहीं बना के रखा जाए, उनको सही ढंग से कार्य क्रियान्वित नहीं करवाया जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मेन कर्तव्य है। दूसरा क्या है, संगठन बनाना कर्तव्य था। दूसरा कर्तव्य है निरीक्षण। निरीक्षण में क्या है, निरीक्षण शब्द थोड़ा जटिल लग रहा होगा बहुत लोगों को, आखिर क्या होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पेक्शन। अब सभी लोग समझ पाए होंगे कि इंस्पेक्शन क्या है ना। गार्डिंग, जनरली वर्ड इसका गार्डिंग बोल के, कौन से टीचर गार्डिंग में थे या इंस्पेक्शन में थे, इंस्पेक्शन ही इसका एक्चुअल वर्ड। ठीक है, तो इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का क्या अर्थ है कि निरीक्षण। हेडमास्टर का ये बहुत ही बड़ा रोल होता है कि आप रेगुलर बेस पे आप अपने विद्यालय के अंदर निरीक्षण करते रहिए, इंस्पेक्शन करते रहिए कि कौन सा बच्चा किस गुण का है, वो किस तरीके की उदंडता कर रहा है, उसकी क्या मनोवृत्ति है, किस इंटेंशन से वो क्या करता है। बच्चों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, आपको अपने शिक्षकों के ऊपर भी, उनको भी निरीक्षण में रखना होता है कि कौन से टीचर सही ढंग से बच्चों को
कुछ पढ़ा रहे हैं अथवा नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या वो अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से कर रहे हैं, क्या वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही रूप से कर रहे हैं, इन सब चीजों के ऊपर भी आपको नजर रखनी होती है। और जो भी वहाँ जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होने हैं, एक्टिविटीज होनी है, वो सब काम सही ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के ऊपर निरीक्षण करने का कार्य क्या होता है, प्रधानाध्यापक का ये कर्तव्य है कि आप उसको अपने निरीक्षण में रखें, उस पर रेगुलर इंस्पेक्शन अपना रखें। उसके बाद आता है, जैसे इसके बाद क्या आता है कि शिक्षण कार्य, ठीक है, थर्ड है शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य क्या है कि देखिए, बीच बीच में आपको ऐसा है कि आपको टीचिंग वर्क करना चाहिए, और वो भी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। आप लोग में से हो सकता है कि कुछ लोग जैसे जो भी ये कोर्स कर रहे हैं, अभी एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, हो सकता है अभी टीचर बने, मदर टीचर्स बने, कुछ भी अभी पोस्ट अभी आपको मिले, बाद में हो सकता है कि आप उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हो जाएं। अब भाई उस समय आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज हैं, आपको करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप एक आदर्श प्रधानाध्यापक के रूप में नहीं गिने जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। और अगर आप अपने ही कर्तव्यों का अगर पालन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो ये यकीन मानिए कि कोई भी शिक्षक आपको उचित सम्मान नहीं देगा, आपका अपना स्टाफ ही आपको उचित सम्मान नहीं देता है। तो देखिए, शिक्षण कार्य प्रधानाध्यापक को चाहिए कि बीच बीच में जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिले, ना मिले तो टाइम थोड़ा सा निकाल के बीच बीच में किसी किसी कक्षा में जाइए, किसी कक्षा में जाके कहीं कभी क्लास लीजिए, और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आप पढ़ाइए, ताकि बच्चों को ये बात का एहसास हो जाए और शिक्षकों को भी इस बात का एहसास रहे कि नहीं, जब हेडमास्टर आते हैं तो इतने प्रभावशाली तरीके से किसी भी टॉपिक को, किसी प्रकरण को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि बच्चे उनसे काफी प्रभावित रहते हैं, शिक्षक भी प्रभावित हों आपसे, आपके द्वारा पढ़ाए गए प्रकरण से, ताकि उनमें क्या है कि पूरी टीम में एक मोटिवेशन की भावना जागे कि नहीं, हमें भी अपने मतलब प्रधानाध्यापक की तरह ही कार्य करने की आवश्यकता है। चौथा जो है इसमें इनके कर्तव्यों में, वो है सभी के साथ संबंध, है ना, या कह सकते हैं कि स्टाफ, लिखते हैं सभी ही संबंध, सिर्फ संबंध लिख देते हैं। संबंध में क्या है, रिलेशन, आपका रिलेशन अपने स्टाफ के साथ कैसा है ना, आपका रिलेशन अपने स्टाफ के साथ कैसा है, अपने स्कूल में विद्यमान स्टूडेंट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है, टीचर्स के साथ कैसा है, क्लर्क के साथ कैसा है, जो हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके गार्जियंस के साथ आपका रिलेशन कैसा है। ये बहुत आजकल का इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका रिलेशन गार्जियंस के साथ अच्छा है, तभी गार्जियंस आपके विद्यालय के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं। अन्यथा वो, अगर आप हेडमास्टर हैं, आपसे रिलेशन अगर गार्जियंस का अगर अच्छा नहीं है, उसका के बीच और आपके बीच मतलब बातचीत सही नहीं है, किसी बात को लेके अगर बीच में मतभेद है, तो जाहिर सी बात है बच्चे क्या है ऐसे, सॉरी गार्जियंस क्या है, ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को उस विद्यालय में रखना उचित नहीं समझ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका संबंध अपने स्टाफ और अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के गार्जियंस के साथ, बच्चों के साथ कैसा आपका व्यवहार है, ये बहुत, आपका संबंध कैसा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको सभी के साथ अच्छे और उचित व्यवहार बनाए रखना पड़ता है। लास्ट जो है, एक अंतिम जो हम बताने वाले कर्तव्य तो बहुत सारे हैं, कुछ प्रमुख कर्तव्यों की चर्चा ही हम लोगों ने करने का ये काम किया था। तो जो क्या है कि लास्ट है कि मार्गदर्शन, ठीक है, मार्गदर्शन। देखिए, जो भी विद्यालय में हेडमास्टर है, सर इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइडेंस, जो भी विद्यालय में जो हेडमास्टर है वो क्या है, जाहिर सी बात है, या तो वो किसी कार्य को करने में सबसे ज्यादा दक्ष हो, कैपेबल हो, या फिर दूसरी स्थिति क्या है कि वो सबसे ज्यादा अनुभवी। हमने पीछे आपको निर्देशन का पाठ पढ़ाया था समाज शास्त्र एवं निर्देशन में, कि निर्देशन कौन दे सकता है, या तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति हो या फिर क्या है अनुभवी व्यक्ति है। अब देखिए, यहाँ पे अनुभव की बात आई तो मार्गदर्शन करने के लिए प्रधानाध्यापक ही क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं विद्यालय के सभी शिक्षकों से, सभी अध्यापकों से क्या है सबसे ज्यादा अनुभवी होंगे, सबसे ज्यादा क्रिएटिव होंगे, और क्या है सबसे ज्यादा कैपेबल होंगे। तो उनको क्या है कि अक्सर तो हमेशा ऐसा करना चाहिए कि अपने जो टीम है, अपना जो संगठन है,
के आसपास जो बच्चे जो भी उनके विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको रेगुलर बेस पे गाइडेंस कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। हाँ आप ऐसा करिए ज्यादा बेहतर है। शिक्षकों को इस बात का निर्देश देते रहना चाहिए कि हाँ आप ऐसा करिएगा, रिजल्ट बेहतर आएगा, बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। बच्चों को भी बीच बीच में गाइड करना पड़ता है कि हाँ आप तरीके से आप विद्यालय में रहिए, आपका कार्य क्या है, उनके कार्यों को उनके कर्तव्यों को भी याद दिलाते रहना, उनको गाइड करते रहना क्या है हेडमास्टर का काम होता है, प्रिंसिपल का काम होता है। फिर जब इतना बात हो ही गया है तो एक और इसमें क्या है, एक और देख लेते हैं, योजना है ना, योजना, प्लानिंग। प्लान क्या है कि ये भी हेडमास्टर का मेन ड्यूटीज में से एक है। आपको योजना पहले से ही बना के रखनी होती है कि विद्यालय के लिए कौन कौन से प्लान आपको लाने हैं, क्या आपको प्लान करना है ताकि विद्यालय सही ढंग से चल सके। अब जैसे समझिए बात को, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, फरवरी मार्च का मंथ है, उसके बाद नया सेशन स्टार्ट होता है। न्यू सेशन में बच्चे को किस प्रकार से विद्यालय से जोड़ा जाए, नए बच्चों को, हम यहाँ पे नए बच्चों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, नए बच्चों को किस प्रकार से विद्यालय से जोड़ा जाए ताकि नए बच्चे विद्यालय में आकर शिक्षा ले सके, लाभान्वित हो सके, ठीक है। तो उसकी प्लानिंग प्रधानाध्यापक को पहले ही करनी पड़ती है। फिर क्या है कि समय की टाइमिंग क्या होगी, स्कूल की टाइमिंग ऐसी रखनी है, ऐसा टाइमिंग नहीं रख देना कि सुबह 6 बजे आपको स्कूल आ जाना है। अब 6 बजे बच्चा भाई उठेगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, LKG UKG नर्सरी, ये सब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 6 बजे क्या वो विद्यालय हर मौसम में पहुंच पाएंगे? नहीं, मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से आपको समय सारणी तैयार करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा इसको लिखते हैं, क्या है कि इसमें समय सारणी प्लानिंग किस पे करनी है, तो समय सारणी पे आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। योजना बनाना है आपको, किस पे आपको योजना बनाना है, तो समय सारणी के ऊपर आपको योजना बनाना अनिवार्य है, ठीक है। प्रवेश मतलब नामांकन, ठीक है, कि बच्चे कितने बच्चे प्रवेश लेंगे, नामांकन करवाएंगे, उसके विषय में आपको प्लानिंग पहले से करके रखनी पड़ती है। पाठ्यक्रम, आपका क्या सिलेबस होने वाला है न्यू सेशन के लिए, वो आपको तय, उसकी प्लानिंग आपको प्लानिंग भी करनी पड़ती है, और प्लानिंग करके आपको अपने टीम को, अपने संगठन को, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को बताना होता है कि इस तरीके से हम नेक्स्ट ईयर में ये प्लान करके ये सिलेबस के साथ चलेंगे ताकि हम जो भी टारगेट रखे उसको किस तरीके से अचीव कर सके। और अंततः क्या है कि स्टाफ का, जो भी इनके पास सपोर्टिंग स्टाफ है, जो इनका जो मान बोल सकते हैं कि इनका हाथ होता है या इनका कार्य करने का सबसे बड़ा जो जरिया है, स्टाफ का विभाजन, है ना, स्टाफ के कार्यों का विभाजन। अब क्या है स्टाफ का विभाजन का मतलब, उनके कार्यों का विभाजन, कि उनको कौन कौन से कार्य दिए जाने चाहिए। ये सबसे बेहतर तरीके से एक हेडमास्टर ही समझ सकता है कि कौन सा टीचर क्या करने में सबसे अधिक सक्षम है, उसको उस तरीके से उनको कार्य देना चाहिए ताकि रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, जो भी टारगेट रखा जाए उसको इजीली अचीव किया जा सके। तो चलिए ये थे कुछ प्रमुख कर्तव्य। अब हम लोग देखेंगे प्रधानाध्यापक के स्टाफ से क्या संबंध है। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टाफ से, अगर आधा काम तो क्या है उनका ड्यूटी, आधा आधा जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि आप अपने हैंड्स, है ना, जो भी स्टाफ है विद्यालय के अंदर, हर कार्य तो प्रधानाध्यापक करेगा नहीं, बहुत से कार्य के लिए, सहयोग के लिए उनको स्टाफ चाहिए। तो क्या है कि उनका जो मुख्य रूप से जो हैंड्स है वो क्या है, यही सब जो भी स्टाफ है, टीचर्स है, क्लर्क है, पियोन है, जो भी है, तो उन सब का क्या रोल है के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, कैसे उनसे, उनके साथ इनका बिहेव होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, ताकि ये उन सभी के माध्यम से अपने अचीव जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है, अगला जो पॉइंट होने वाला है वो है स्टाफ के साथ प्रधानाध्यापक के संबंध। है ना, रिलेशन किसके साथ रिलेशन, तो हेडमास्टर रिलेशंस विद द स्टाफ, या रिलेशन हेडमास्टर्स रिलेशन विद स्टाफ, ठीक है। इसमें क्या है कि कैसा रिलेशन होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं।
तो कैसा इनका स्वभाव होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए अपने शिक्षकों के साथ। तो सबसे पहले क्या है कि डिक्टेटरशिप को हटाना चाहिए। क्या है डिक्टेटरशिप? को हटाना। देखिए क्या है इसमें कि डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही। तानाशाही नहीं है, ये चीज सही नहीं है ना। आप अपने स्टाफ्स के साथ थोड़ा रूडली बिहेव या ऐसा सख्त हो कि आप नहीं कह सकते उनको, डिक्टेटर टाइप उनको ट्रीट नहीं कर सकते कि नहीं। आपको जिस पहले के प्रधानाध्यापक होते थे बड़े ही सख्त होते थे एकदम, मतलब एज अ डिक्टेटर टाइप ही वो ये करते थे, रोल प्ले करते थे। किसी को भी ये जो ऑर्डर दे दिए सारे टीचर्स उसको फॉलो करते थे। अभी ऐसा नहीं चलेगा, है ना। अभी के टाइम में समय थोड़ा चेंज हो गया है। अभी के टाइम में क्या चाहिए कि हेडमास्टर्स को अपने टीचर्स के साथ डिक्टेटरशिप के तौर पे नहीं, उनको बैठा के एक जगह उनके साथ बात विचार करके उनके विचारों को जानकर उसके बाद प्लान करने की आवश्यकता है और उसी के अकॉर्डिंग उनसे काम करवाने की आवश्यकता है। तो डिक्टेटरशिप को हटा देना चाहिए, ऐसा संबंध उनके साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसे में स्टाफ में संतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है और जो आपका अचीवमेंट, जो आप टारगेट रखे हैं उसको प्राप्त करने में वो लोग पर्याप्त सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। फिर क्या है, स्टाफ का उचित सम्मान होना चाहिए, है ना। स्टाफ का उचित सम्मान। देखिए हर व्यक्ति लगभग जो शिक्षित व्यक्ति है वो अपने आप में क्या है, स्वाभिमानी होता है ना। स्वाभिमानी का क्या मतलब, मतलब ऐसा नहीं कि अभिमान है उसके अंदर, अभिमान नहीं है, लेकिन हाँ ये बात भी है कि वो क्या है कि अपने लेवल से नीचे की बातों को वो, अब उसके साथ जैसे कोई गलत बर्ताव करे, गलत तरीके से बात करे, वो इन चीजों को भी वो बर्दाश्त नहीं करता है। तो एक शिक्षक जो है आपके विद्यालय में या कोई भी कर्मचारी या स्टाफ है जो आपके विद्यालय में कार्य कर रहा है, आपका उसके साथ जो व्यवहार होना चाहिए वो उचित सम्मान मिलना चाहिए। आप उससे सही ढंग से व्यवहार करें, सही ढंग से बात करें। एकदम ऐसा नहीं है कि किसी को डांट दिए, फटकार दिए, डांट फटकार के आप उनसे बात ना करें, आप उनको उचित सम्मान दें। अगर किसी तरीके की अगर उनके कामों से अगर आपको आपत्ति है तो उनको बुलाएं, बैठे उनको बताएं कि हाँ आपका ये कार्य हमें पसंद नहीं आ रहा है, आप ऐसा करिए, इस कार्य को किसी और तरीके से करिए। उन्हीं से पूछें कि हाँ कैसे कोई दूसरा तरीका है तो आप अपना विचार रखिए, वरना हम जैसे कहते हैं वैसे करिए। मतलब विचार, अपने विचारों को साझा करके उनको वो कार्य करने के लिए प्रेरित करिए, ना कि उनको डांट फटकार करें। इसलिए उनका उचित सम्मान बहुत ही आवश्यक है सारे स्टाफ का, स्पेशली जो टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनका तो भाई बहुत आवश्यक है कि उनका उचित सम्मान हो। उसके बाद क्या है कि समानता। समानता, अब देखिए समानता मतलब इक्वलिटी, इसको बोल सकते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या है कि देखिए जितने भी स्टाफ हैं, अगर जैसे शिक्षक ही होंगे विद्यालय में, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे कि जो कि गणित के होंगे, कुछ साइंस के होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे, कुछ ऐसा है कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई सिविक्स पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है ना। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे। अब क्या है कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि ये टीचर मेरा ज्यादा प्रिय है, इसके साथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। कोई टीचर्स के साथ आप, किसी टीचर्स के साथ आप रूड हो जाए, तो ऐसा नहीं। सभी के साथ इक्वलिटी के साथ आपको पेश आना है, सभी के साथ समान व्यवहार रखना है, समानता की दृष्टि से सभी को ये ट्रीट करना है। किसी के साथ ऊपर या नीचे का भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी के भी मन में इस तरीके की भावना उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए कि हमें आपसे जो भी टीचर्स हैं आपस में प्रधानाध्यापक सबको समान दृष्टि से देखते हैं, किसी को ज्यादा मानते, किसी को कम, या किसी पे ज्यादा विश्वास करते हैं, किसी पे बहुत कम विश्वास करते हैं। ऐसी भावना उत्पन्न होने से आपको बचना चाहिए। उसके बाद है योग्यताओं का आदर। योग्यताओं का आदर ये क्या है, जब जो शिक्षक ज्यादा सक्षम है ना, अगर वो ज्यादा कैपेबल है, कि अगर एबिलिटीज ज्यादा है, योग्यता मतलब क्या, एबिलिटीज इसको बोल सकते हैं ना, एबिलिटी। एबिलिटी, अब जिनकी एबिलिटी ज्यादा अच्छी है उनका सम्मान, उचित सम्मान करिए, उनको आदर दीजिए भाई। कि
योग्यताओं का आदर नहीं करिएगा तो क्या है, वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो टीचर्स ऐसे ही, हेडमास्टर आप नहीं रहिएगा, उनका भी थोड़ा उचित सम्मान करिए, आदर करिए, ताकि वो आपके साथ लगाव बनाए रखें। फिर छात्रों के माता पिता से संबंध, पीछे भी इसका जिक्र किया, छात्रों के माता पिता से संबंध। देखिए, छात्रों के माता पिता से आपके अच्छे संबंध होने चाहिए। उनको अक्सर विद्यालय में किसी न किसी बहाने बुलाइए, कभी उनके बच्चों की तारीफ करने के लिए, अगर अच्छा कार्य किया हो तो उसकी सराहना के लिए भी उनको बुलाइए, अगर कुछ गलत कार्य कर रहा हो तो उसको सूचित करने के लिए भी उनके माता पिता को बुलाइए, उनसे अच्छे संबंध रखिए, सही ढंग से बातचीत करिए। और क्या है, कभी अगर कोई प्रोग्राम, कभी कभी ऐसा है, कुछ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हो, कुछ प्रोग्राम अगर ऐसा ये किया जाए, इसमें भी इनको बुलाइए और इनके माता पिता को बुला के कभी कभी क्या है, स्टेज पे बुलाइए और बोलिए कि आप छात्रों के लिए, यहाँ जो छात्र हैं आपके, सभी आपके बच्चे हैं, उनको संबोधित करिए, उनके लिए कुछ अच्छी बात बताइए, ताकि वो आपका मार्गदर्शन भी करे। ऐसा करने से क्या होता है कि गार्जियंस का, जो भी गार्जियंस होते हैं स्टूडेंट्स के, उनका भी मनोबल काफी ऊंचा हो जाता है और उनको आपके विद्यालय पे, आप पे पूर्ण विश्वास रहता है कि नहीं, ये जो प्रधानाध्यापक हैं, ये जो शिक्षक, ये जो अध्यापक हैं, वो निश्चित तौर पे हमारे बच्चों के भविष्य के लिए प्रयासरत हैं। तो और जो लास्ट इसमें है वो है कार्यों का विभाजन। देखिए, शिक्षकों के बीच में कार्यों का उचित विभाजन करिए, कार्यों का विभाजन। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको चाहिए कि शिक्षकों के बीच में आप उचित रूप से कार्यों का विभाजन करिए। तो जिस क्षेत्र में सक्षम है उसको उसी क्षेत्र के लिए कार्य दिए जाए, ताकि वो सही ढंग से इस कार्य को कर सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रधानाध्यापक के संबंध को और उनके कर्तव्यों को सही ढंग से समझ पाए होंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो सही ढंग से समझ में आया हो, उचित रूप से, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। थैंक यू।